हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर यूपीएससी के लिए टेस्ट। तो ये है टेस्ट विजन आईएएस का। ये है 2025 के लिए। 25 मई को एग्जाम है, तो सभी लोग लगातार टेस्ट करते रहिए। टेस्ट नंबर है ये 31। इसमें 66 क्वेश्चन हो गया है और आज उसके आगे से करेंगे 100 क्वेश्चन पूरा किया जाएगा आज। इस टेस्ट का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024। जैसे इसको लिखेंगे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जो भी वीडियो होता है, जो भी पीडीएफ होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, सभी प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप सभी चाहिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए और एक बार वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दिया करिए, ताकि आपके दोस्तों से भी पहुँच सके। और लाइक करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ेगा और हम और भी तेज़ी से और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो चलिए, जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और इस समय सबसे अच्छा क्या है, तो सबसे अच्छा इस टाइम आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो रिवीजन करते हुए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अब 66 क्वेश्चन हो गया था, 67 क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन था, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। तो देखेंगे यहाँ पर चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भूमि के प्रकार दिया हुआ है और विवरण दिया हुआ है। विल्लन वगई, यहाँ जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। और साल भोग, यहाँ पर स्कूल के रख रखाव के लिए भूमि। और पल्ली छद्दम, यहाँ गैर ब्राह्मण किसान मालिकों का भूमि। चलिए बताना है कितने युग्म सुमेलित हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। देखिए ऐसे में क्या करता है कि कभी ऊपर से नीचे ऐसे मिला देता है तो ये सही हो जाता है, तो कभी ये गलत करता है, इसको ऐसे मिला देता है और ये सही कर देता है, ऐसे कर देता है। तो यहाँ पे ऐसे मिलान आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या 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 किया हुआ है अपना गणितीय। तो विल्लन बगई देखिए यहाँ पर है, विल्लन बगई गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि होती है, ठीक है। वही साल भोग देखेंगे तो स्कूल के रख रखाव के लिए भूमि, ये ठीक है। और पल्ली छद्दम, तो पल्ली छद्दम हो जाएगा किसके लिए, ये जैन संस्थाओं के लिए है, दान दी गई भूमि, तो ये हो जाएगा। वही चीज हुआ। तो कितने कथन सही हुए, ओनली 2, मतलब कि एक कथन सही हुआ है सिर्फ। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 68, कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें परंपरागत रूप से केवल पुरुष नर्तक ही शामिल होते हैं। तो वही दूसरा है, पीतल की थाली के किनारे पर किया जाने वाला नृत्य कुचिपुड़ी की एक विशेषता है। और तीसरा है, वर्तमान में इसे केवल एकल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कितने कथन सही हैं, एक और दो, ओनली 2, एक और 3, या 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर करेंगे। कह रहा है कि इसमें परंपरागत रूप से केवल पुरुष नर्तक ही शामिल होते हैं। केवल पुरुष होंगे शामिल, पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए वेदांतम सत्यनारायण शर्मा एक महान कुचिपुड़ी महिला नर्तकी हैं, ठीक है। तो महिला है ना उसमें, केवल पुरुष कहाँ से हो जाएंगे, पहला गलत हो गया। दूसरा है कि पीतल की थाली के किनारे पर किया जाने वाला नृत्य कुचिपुड़ी की एक विशेषता है, तो ये ठीक है। और तीसरा है, वर्तमान में इसे केवल एकल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो तीसरा कथन कुचिपुड़ी एक अलग शाखीय एकल शैली के रूप में पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है। इस प्रकार वर्तमान में कुचिपुड़ी को दो रूप देखने को मिलते हैं, पारंपरिक संगीत नृत्य तथा एकल नाटक नृत्य। तो केवल एकल ही नहीं है, बल्कि तो ये तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे इसमें, लगाएंगे इसमें सिर्फ एक कथन सही है। एक कथन सही है तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ओनली 2 सही है, ठीक है, ओनली 2। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। बहमनी साम्राज्य के बारे में दिया हुआ है। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पदभार है, यहाँ पर कार्य है। वकील उस सल्तनत या राज्य के लेफ्टिनेंट। अमीर ए जुमला, विदेश मामलों के मंत्री। वजीर ए अशरफ, ये वित्त मंत्री।
कितने युग्म सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। 69 नंबर, क्वेश्चन नंबर 69। वकील उस सल्तनत ये राज्य के लेफ्टिनेंट। पहला कथन सही है। अमीर जुमला, अमीर जुमला किसका है? तो ये वित्त मंत्री होते हैं। और वसीर ए अशरफ क्या होते हैं? तो ये विदेशों के मामलों में देखते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक कथन सही है, दूसरा और तीसरा का क्या हो गया, किया गया, इंटरचेंज कर दिया है। तो लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ओनली वन। चलिए 70 नंबर है। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द लंगला, सीरा, दत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की श्रेणियां, या विभिन्न प्रकार के अनाजों के लिए सामान्य शब्द, या अच्छी फसल के लिए उर्वरता की देवता, या कृषि गतिविधि में उपयोग किए जाने वाले उपकरण। तो कृषि गतिविधि में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 नंबर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गुस्ल खाना, निजी परामर्श कक्ष, मदद ए मास, धर्मार्थ भूमि, मीर समन, न्यायिक विभाग की देखरेख। उपयुक्त कथनों में से कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। तो गुस्ल खान निजी परामर्श कक्ष, ठीक है। मदद ए मास धर्मार्थ भूमि, ठीक है। मीर समन न्यायिक विभाग की देखरेख। पहला, तीसरा कथन गलत है। मीर समन जो है ना, ये मीर समन शाही घराने का प्रभारी था। तो तीसरा कथन गलत है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नासा की चाहपिया प्रोजेक्ट का प्राथमिक उद्देश्य है? CHAPEA। उन्नत प्रणोदन प्रणाली विकसित करना, अंतरिक्ष मिशनों में तनाव, व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करना, अंतरिक्ष में नए पर्यावास का निर्माण करना, या बृहस्पति के चंद्रमाओं का अध्ययन करना। 72 नंबर, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, अंतरिक्ष मिशनों में मानव व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करना। 73 नंबर देखेंगे। राष्ट्रकूट वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रकूट शासन ने मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। दूसरा है, वे उदारवादी थे और उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों को बसने और इस्लाम का प्रचार करने की अनुमति दी। और तीसरा है, उत्तराधिकार के नियम तय थे। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73। तो राष्ट्रकूट शासन ने मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। क्या सही है? देखिए, राष्ट्रकूट ने मुस्लिम व्यापारियों को बसने की अनुमति दी थी और इस्लाम का प्रचार करने की भी अनुमति दिया गया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए। पहला गलत। दूसरा है कि वे उदारवादी थे और उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों को बसने और इस्लाम का प्रचार करने की अनुमति दिया था। तो ये तो अभी बताया ही, ये सही है। और तीसरा है कि उत्तराधिकार के नियम तय थे। तो उत्तराधिकार के नियम तय थे, ये कथन गलत हो जाएगा। देखिए, उत्तराधिकार के संबंध में नियम कठोर नहीं थे। ज्येष्ठ पुत्र ही प्रायः उत्तराधिकारी बनता था, किंतु ऐसे कई उदाहरण हैं जब सबसे बड़े बेटे को अपने छोटे भाइयों से संघर्ष करना पड़ा तथा कभी कभी वह उनसे पराजित भी हुआ। इस प्रकार राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गोविंद चतुर्थ ने अपने बड़े भाइयों को पदच्युत कर दिया था। तो इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली एक, यानी ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा सेमाग्लूटाइड और ट्राइजेपेटाइड संबंधित है मांसपेशियों के विकास से संबंधित, वजन नियंत्रण से, हृदय स्वास्थ्य में सुधार से, या मधुमेह में इंसुलिन उत्पादन को नियंत्रित करने से। 74 नंबर,
तो ये हो जाएगा वजन नियंत्रण से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर देखेंगे, यह भारत के सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे भक्तिमय नृत्य शैली है। इसका मुख्य विषय कृष्णा और राधा की प्रेम कहानियां हैं। तांडव की तुलना में लास्य को अधिक महत्व दिया जाता है। कामुकता के बजाय भक्ति पर ध्यान केंद्रित करना इसकी मुख्य विशेषता है। रासलीला, संकीर्तन और थांगता सबसे लोकप्रिय थीम है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित नृत्य रूपों में से किसका वर्णन किया गया है? सत्रिया नृत्य, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम। 75 नंबर। तो ये जो बातें किया गया है, ये परिच्छेद जो लिखा गया है, ये मणिपुरी के बारे में है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिलाएंगे। उत्तर वैदिक काल में राजा अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते थे। इस संदर्भ में उत्तर वैदिक अनुष्ठानों और उनके अर्थ से संबंधित कुछ युग्म दिए गए हैं, मिलान करना है इसका। राजस्वी दिया है रथ दौड़, अश्वमेध दिया है अश्वयज्ञ, और वाजपेयी दिया है राज तिलक समारोह। राजसूय जो है यह यज्ञ का आयोजन और राजा को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता था, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे इसको। अश्वमेध क्या हो जाएगा? अश्वमेध, तो अश्वमेध का अर्थ है उन क्षेत्रों का सम्राट राज तिलक समारोह हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो देखेंगे राजश्री जो है ये राज्य तिलक समारोह होता था, और अश्वमेध यज्ञ जो ये अश्वयज्ञ होता था, सही है। और वाजपेयी जो होता था रथ दौड़ होता था। तो कुल मिलाकर इसमें कितने कथन सही हुए हैं? सिर्फ एक कथन सही हुआ है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। 77 देखेंगे, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में उर्स उत्सव निम्नलिखित के योगदान के स्मरण में मनाया जाता है। सूफी परंपराएं, जोराष्ट्रियन परंपरा, जैन परंपराएं या बौद्ध भिक्षु। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, सूफी परंपराएं। भारतीय संगीत और नृत्य पर इंडो इस्लामिक संस्कृति के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तानसेन जो अकबर के दरबार के एक प्रमुख संगीतकार थे, को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु श्रेय दिया जाता है। वही दूसरा है, कथक नृत्य जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई, फारसी और मुगल संस्कृति से प्रभावित था। वही तीसरा है, सितार जो एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है कि मूल उत्पत्ति फारसी संगीत परंपराओं से हुई है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78, तानसेन जो अकबर के दरबार के एक प्रमुख संगीतकार थे, को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु श्रेय दिया जाता है। पहला कथन सही है। वही दूसरा है कि कथक नृत्य जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई, फारसी और मुगल संस्कृति से प्रभावित था, तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तीसरा है, सितार जो एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है कि मूल उत्पत्ति फारसी संगीत परंपराओं से हुई है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सभी तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 79, दु अस्पा सी अस्पा प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने कुलीनों को उनके जात रैंक में वृद्धि हुए बिना अधिक सैनिकों को रखने की अनुमति दी। वही दूसरा है, इसे जहांगीर द्वारा लागू किया गया था। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 79 नंबर, 79। तो इसे कुलीनों को उनके जात रैंक में वृद्धि हुआ, उनके अधिक सैनिक रखने की अनुमति दी, जहांगीर द्वारा लागू किया गया था। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। चलिए देखेंगे, तो अब ये गलत भी हो गया क्या? दोनों कथन सही है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। क्या कह रहा है कि किताब ए नौरस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, या अली आदिल शाह, या शाहजहां? कौन थे?
ये हो जाएंगे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। देखिए ये 1556 से 1627 तक रहे। ठीक है, यह दक्षिण भारत में बीजापुर सल्तनत की एक प्रमुख शासक भी था और वह गरीबों के प्रति बहुत संवेदनशील था और इसलिए उसे अबला बाबा या गरीबों का दोस्त की उपाधि भी प्राप्त थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। भारत में शत्रु संपत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह उन पूर्व भारतीय नागरिकों की संपत्तियों को संदर्भित करता है जो अब पाकिस्तानी, चीनी या बांग्लादेशी नागरिकता रखते हैं। तो वही दूसरा है, शत्रु संपत्ति के रूप में वर्गीकृत संपत्तियों का प्रबंधन भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक द्वारा किया जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 81 नंबर। तो पहला देखेंगे, यह उन पूर्व भारतीय नागरिकों की संपत्तियों को संदर्भित करता है जो अब पाकिस्तानी, चीनी या बांग्लादेशी नागरिकता रखते हैं। पहला कथन गलत है। देखिए ऐसा नहीं है। यह भारतीय सरकार ने उन नागरिकों की संपत्तियों की नीलामी प्रारंभ कर दी है जो पहले भारत के नागरिक थे लेकिन अब पाकिस्तानी, चीनी नागरिकता धारण करते हैं। बांग्लादेशी का इसमें नहीं बात है। दूसरा देखेंगे, शत्रु संपत्ति के रूप में वर्गीकृत संपत्तियों का प्रबंधन भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक द्वारा किया जाता है। तो दूसरा कथन सही है। ऑप्शन क्या लगाएंगे? हो जाएगा ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 82। भारत में महापाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, भारत में महापाषाण संरचनाएं मुख्यतः दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो वही दूसरा है, डोलमेन और मेनहीर भारत में पाई जाने वाली महापाषाण संरचनाओं के उदाहरण हैं। तो तीसरा है, महाभारत में महापाषाण स्थल विशेष रूप से कब्र स्थल होते हुए हैं और यहाँ कोई स्मारक या अनुष्ठानिक प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिला है। और चौथा है, भारत के महापाषाण स्थलों से मृदभांड, लोहे के औजार और आभूषण जैसी कलाकृतियाँ पाई गई हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4 या 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 82। तो देखेंगे यहाँ पर, भारत में महापाषाण संरचनाएं मुख्यतः दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाई जाती हैं। क्या सही है? पहला कथन सही है। दूसरा है कि डोलमैन और मेनहीर भारत में पाई जाने वाली महापाषाण संरचनाओं के उदाहरण है। दूसरा भी सही है। तीसरा है, भारत में महापाषाण स्थल विशेष रूप से कब्र स्थल होते हैं और यहाँ कोई स्मारक या अनुष्ठानिक प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिला है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए स्मारक स्थानें जो हैं संरचनाएं, कुछ महापाषाण स्थल महत्वपूर्ण घटनाओं या व्यक्तियों की स्मृति में बनाए गए थे। चौथा है, भारत के महापाषाण स्थलों से मृदभांड, लोहे के औजार और आभूषण जैसी कलाकृतियां पाई गई हैं। तो चौथा सही है। 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। 83 नंबर देखेंगे, नाट्य शास्त्र के अनुसार नृत्य के 2 मूल तत्व हैं, नित्य और नाट्य, लास्य और तांडव। नित्य और नित्य, अभिनय और रस। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, लास्य और तांडव। 84 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एम्ब्रॉयडरी और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र। नक्शी कांथा पश्चिम बंगाल, कसीदाकारी राजस्थान, जरी जरदोजी उत्तर प्रदेश। कितने युग्म सम्मिलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। 84 नंबर। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84। नक्शीकांथा पश्चिम बंगाल, नसीदाकारी राजस्थान, जरदोजी उत्तर प्रदेश। तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ओलंपिक ऑर्डर पद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? पहला है, यह असाधारण सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो वही दूसरा है, यह नियमों और दायित्वों का एक समुच्चय है जिसका पालन देशों को पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए करना आवश्यक है। तो वही तीसरा है, यह खेल भावना की एक घोषणा है जिसका प्रत्येक
प्रतिभागी या खिलाड़ी को खेलों में प्रतिस्पर्धा करते समय पालन करना चाहिए। और चौथा है, यह किसी भी विवाद की स्थिति में खेल पंचायत न्यायालय CAS द्वारा पारित किए जाने वाला निर्णय या आदेश है। क्वेश्चन नंबर 85। तो देखिए ओलंपिक ऑर्डर है, ये पहला ऑप्शन सही है। यह असाधारण सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 86 नंबर, बनेश्वर मेला निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य उत्सव है? गोंड, संथाल, मुंडा या भील? तो ये है भील। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? डी लगा देंगे, भील हो जाएगा। चलिए 87 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर, अन्नामाचार्य, श्याम शास्त्री और पुरंदर दास उपर्युक्त व्यक्तियों में से कौन से कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का हिस्सा है? 1 2 3, 1 2 4, 3 4 5 या 1 2 5? 87 नंबर। त्यागराज हैं, मुथुस्वामी दीक्षितर हैं और श्याम शास्त्री है। अन्नामाचार्य हटा दीजिए, पुरंदरदास हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 1 2 4 हो जाएगा। 88 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी इंडो इस्लामिक स्थापत्य की विशेषताएं हैं? लिंटन, सहतीर शैली, सुलेखन, कैलीग्राफी का उपयोग, जाली का काम, मेहराबदार शैली। नीचे दिए कुट का प्रयोग करिए। 1 2 या 2 3 4 या 2 3 या 1 2 3 4? 88 नंबर। लिंटन सहतीर शैली हटा दीजिए, इसको पहला वाला जो कथन है इसको हटा दीजिए। इंडो इस्लामिक स्थापत्य की विशेषताएं में देखेंगे इस अवधि में दौरान मेहराब गुंबदों के उपयोग का प्रमुखता प्राप्त किया, जो स्थापत्य की मेहराब शैली के रूप में जाना गया और स्थापत्य की पारंपरिक लिंटन सहतीर शैली का स्थान ग्रहण किया था। तो इसलिए पहला कथन गलत है। वही दूसरा, इसमें चौथा देखेंगे तो चौथा सही हो जाएगा। जाली का काम भी हुआ था, सुलेखन कैलीग्राफी का भी उपयोग किया गया था। ऑप्शन बी लगा देंगे, 2 3 4। एक यहाँ से हटा दीजिए, एक यहाँ से हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें 88 में। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड है जो सरकार द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु निर्धारित किया गया है? शास्त्रीय भाषा की साहित्यिक परंपरा मूलभूत होनी चाहिए और किसी अन्य भाषाई समुदाय से उधार ली हुई नहीं होनी चाहिए। या तो ऑप्शन बी कहता है कि शास्त्रीय भाषाओं के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके पास प्राचीन ग्रंथ या साहित्य हो जिन्हें मूल्यवान धरोहर माना जाता हो। या तो ऑप्शन सी, भाषा का प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक निरंतर उपयोग होता रहना चाहिए। या तो ऑप्शन डी, शास्त्रीय भाषाओं का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं पर मजबूत प्रभाव होना चाहिए। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही है कि शास्त्रीय भाषा की साहित्यिक परंपरा मूलभूत होनी चाहिए और किसी अन्य भाषाई समुदाय से उधार ली हुई नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित नई पेंशन योजना वात्सल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह माता पिता और अभिभावकों को 18 वर्ष तक की आयु के अवयस्कों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता खोलने की अनुमति देता है। तो वही दूसरा है, यह सेवानिवृत्ति के समय संचित निधि के 60% तक राशि आहरण का तरीका प्रदान करता है। तीसरा है, यह 21 वर्ष की आयु में स्वतः एक सामान्य NPS खाते में परिवर्तित हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 90। ये माता पिता और अभिभावकों को 18 वर्ष तक की आयु की अवयस्कों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का खाता खोलने की अनुमति देता है। पहला कथन सही है, पहला कथन इसमें सही हो जाएगा। दूसरा है कि यह सेवानिवृत्ति के समय संचित निधि के 60% तक राशि आहरण का तरीका प्रदान करता है, तो ये भी सही है। यहाँ पे दिया है 21 वर्ष की आयु स्वतः एक समान NPS खाते में परिवर्तित हो जाएगी, तो 18 होगा, 21 नहीं होगा। तो तीसरा गलत है। कितने कथन सही हुए हैं? पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, हो जाए ओनली 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से तत्व गांधार कला में यूनानी रोमन प्रभाव को प्रतिबंधित करते हैं? पहला है, मानव आकृतियों विशेष रूप से बुद्ध का यथार्थवादी और प्राकृतिक चित्रण।
दूसरा है संगमरमर और ग्रेनाइट जैसी सामग्रियों का उपयोग। तीसरा है बुद्ध का विभिन्न मुद्राओं में चित्रण। कितने युग्म सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या तो एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 91। मानव आकृतियां विशेष रूप से बुद्ध का यथार्थवादी और प्रकृति चित्रण है। पहला सही है। दूसरा है संगमरमर और ग्रेनाइट जैसी सामग्रियों का उपयोग। तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, मुख्य रूप से हरा फिलाइट और दूसर नीले बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। कला की अमरावती शैली में संगमरमर का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया था। दूसरा कथन गलत है। तीसरा है कि बुद्ध का विभिन्न मुद्राओं में चित्रण है। तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। विभिन्न मुद्राओं या हाथ के इशारों में बुद्ध का चित्रण एक पारंपरिक भारतीय कलात्मक परंपरा है और यूनानी रोमन कला से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है। तीसरा कथन गलत है। ओनली एक है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, डाक विभाग द्वारा प्रस्तुत डीजी पिन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे राज्य के नाम, अवस्थिति या सड़क नेटवर्क में बदलाव होने के बावजूद अपरिवर्तित रहने के लिए परिकल्पित किया गया है। वही दूसरा है, डीजी पिन कोड 16 अक्षरांकीय प्रतीकों के संयोजन से संयोजन पर आधारित है। और तीसरा है कि यह प्रणाली केवल भारत की मुख्य भूमि पर स्थित स्थल भागों को दर्शाती है तो समुद्री क्षेत्रों को छोड़ देती है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, ये तो कोई नहीं। 92 नंबर। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। देखिए, संपूर्ण देश को पहले 16 क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें समुद्री अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक भी शामिल है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है, मतलब दो कथन सही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 93 नंबर है, भक्ति आंदोलन की सामान्य विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भक्ति आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? पहला है, अनेक भक्ति सुधारकों ने एकेश्वरवाद या ईश्वर की एकता के सिद्धांतों का प्रचार किया। पहला कथन सही है। दूसरा है, वे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति में विश्वास करते थे। दूसरा भी सही है। तीसरा है, वे निर्विवाद रूप से उपवास में विश्वास करते थे। तीसरा कथन गलत है। देखिए, उन्होंने कर्मकांड, तीर्थयात्रा, उपवास की निंदा की थी। और चौथा है, उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की जो लोगों को उनके जन्म के अनुसार विभाजित करती थी। तो चौथा भी सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही नहीं है। तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए, अब देखेंगे 94 नंबर। सिख धर्म का दार्शनिक आधार एक ओंकार की अवधारणा पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है सभी धर्मों की एकता, अनेक देवी देवताओं में विश्वास, ईश्वर और सृष्टि की एकता, या कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा। ऑप्शन सी लगा देंगे, ईश्वर और सृष्टि की एकता। 95, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्होंने होयसल के राज्य चिन्ह सूअर या वराह को अपने शाही प्रतीक के रूप में अंगीकार किया। तो वही दूसरा है, विजयनगर साम्राज्य में ज्येष्ठाधिकार का नियम स्थापित नहीं किया गया था। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 95 नंबर। कह रहा है कि उन्होंने होयसल के राज्य चिन्ह सूअर या वराह को अपने शाही प्रतीक के रूप में अंगीकार किया। पहला कथन गलत है। देखिए, विजयनगर के शासकों ने चालुक्यों की राज्य चिन्ह सूअर या वराह को अपनी शाही प्रतीक के रूप में अंगीकार किया। ठीक है, तो होयसल यहाँ पे नहीं बल्कि विजयनगर होगा। ठीक है, दूसरा है कि विजयनगर साम्राज्य में ज्येष्ठाधिकार का नियम स्थापित नहीं किया गया था। तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2। चलिए, 96 नंबर देखेंगे। पारंपरिक लोक नाट्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी रचना 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत गुरु शंकर देव ने की थी। तो वही दूसरा है, इसमें प्रदर्शन संस्कृत में प्रारंभ होते हैं और फिर ब्रजावली या असमिया में परिवर्तित हो जाते हैं। और तीसरा है, धार्मिक संदेशों का प्रचार करने के लिए असम के सत्र मठ और नाम घरों में इसका मंचन किया जाता है। कितने उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस एक लोक नाट्य कला का वर्णन किया गया है? भावना, स्वांग, माच या दशावतार? चलिए, ये जो बातें बताई गई हैं ये किसके बारे में है? इसकी रचना 16वीं शताब्दी वैष्णव संत गुरु शंकर देव ने की थी।
इसमें प्रदर्शन संस्कृत में प्रारंभ होते हैं और फिर ब्रजावली या असमिया में परिवर्तित हो जाते हैं। धार्मिक संदेशों का प्रचार करने के लिए असम के 17 मठ नाम घरों में इसका मंचन किया जाता है। तो ये है किसके बारे में? भावना के बारे में। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए 97 नंबर देखेंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में चेंडा, चौंगिला और शंकु पदों का अर्थ है पारंपरिक भारतीय संगीत वाद्यन, यह भारतीय लोक नाट्य कला का प्रकार, या प्राचीन भारतीय स्थापत्य शैली, या तो प्राचीन भारतीय अस्त्र। ऑप्शन ए लगा देंगे, पारंपरिक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र। 98 नंबर। शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शिवाजी अपने सैनिकों को राजस्व अनुदान देने को वरीयता देते थे। तो ये दूसरा है, उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। तो शिवाजी अपने सैनिकों को राजस्व अनुदान देने की वरीयता देते थे और उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। दोनों के दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। देखिए शिवाजी जो है, शिवाजी नियमित सैनिकों को नगद वेतन देने की वरीयता देते थे। हालांकि कभी कभी सैन्य प्रमुखों को प्रमुखों को राजस्व अनुदान दिया जाता था। तो पहला कथन हो जाएगा गलत। वही दूसरा है कि उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया था। तो यह कहना उचित नहीं है कि शिवाजी ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। उन्होंने अपने अधिकारियों को जागीरों को नहीं दी थी। दूसरा भी कथन गलत। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, हो जाएगा न तो पहला नहीं दूसरा। एक बार 97 वाला देख लेते हैं। 97 में देखिए पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्र होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। हड़प्पा स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गढ़ी के ऊपरी भाग में विशाल स्मारकीय संरचनाएं जैसे शासक के लिए महल मिल सकती हैं। तो ये दूसरा है, नगर के निचले हिस्से में भवनों में निजी कुएं और स्नानागार थे तथा इसमें वायु संचार की भी उचित व्यवस्था थी। और तीसरा है, हड़प्पावासी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वच्छता को सर्वाधिक महत्व देते थे। अब बताना है इसमें कौन सा कथन या कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। हड़प्पा स्थापत्य कला के संदर्भ में है। 99 नंबर। कह रहा है कि गढ़ी के ऊपरी भाग में विशाल स्मारकीय संरचनाएं जैसे शासक के लिए महल मिल सकती है। तो पहला कथन गलत है। देखिए मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के मंदिरों या शासकों के लिए महलों के विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से बड़ी स्मारकीय संरचनाएं नहीं मिली हुई हैं। और दूसरा है कि नगर के निचले हिस्से में भवनों में निजी कुएं और स्नानागार थे तथा उसमें वायु संचार की भी उचित व्यवस्था थी। तो ये सही है। तीसरा कहता है कि हड़प्पावासी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वच्छता को सर्वाधिक महत्व देते थे। तो बिल्कुल सही बात है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार की स्वच्छता पर जो जोर दिया जाता था, प्रभावशाली थी। तीसरा भी सही है। तो 2 और 3 सही है। तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समाप्त करेगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, मखाना यानी फॉक्सनट मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में उगाया जाता है। और कथन दूसरा है, मखाना की खेती के लिए 5% से 10% तक के तापमान के साथ ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। चलिए बताइए, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा कथन सही है इसमें से है। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है और सही व्याख्या नहीं करता है। या तो पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। चलिए अब ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो कह रहा है कि मखाना यानी फॉक्सनट मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में उगाया जाता है। पहला कथन सही है। वही दूसरा कह रहा है कि ये मखाना की खेती के लिए 5 से 10% तक की तापमान के साथ ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए जलवायु जो है, मखाना एक जलीय फसल है। इसे उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और उसे खेती के सामान्य रूप से 20 से 35 डिग्री तक का चाहिए होता है। ठीक है, तापमान क्षेत्रों वाले की जाती है। तो पहला सही है दूसरा गलत है। क्या लग जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। पहला सही है दूसरा गलत। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये समाप्त होता है। ये टेस्ट नंबर 31 था। इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा और पीडीएफ में इसका मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक है।
पिया नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024 लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। यहाँ से आप इसको पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी वीडियो आता है तो वीडियो का जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ पे मिल सकता है, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप पूछ सकते हैं। कमेंट में भी थोड़ा कमेंट करा किया करिए, अपना फीडबैक दिया करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं टेस्ट नंबर 32 के साथ में, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन करिए। इस समय आपके लिए वही सबसे बेस्ट है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।